हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का खासियत यही है कि ना तो हम डायरेक्टली कंसेप्ट में जाएंगे, ना तो हम डायरेक्टली सम्स में जाएंगे। यानी कि कंसेप्ट और सम्स दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके चलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन से लेवल के स्टूडेंट को ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो अब कोई भी लेवल हो, क्लास 12 से लेके बीकॉम तक, एमकॉम तक, या फिर बीबीए, एमबीए, सीए, सीएमए, कोई भी लेवल में अगर हो, इस वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन में बेसिकली पहले तो बैलेंस शीट दिया है एबीसी लिमिटेड का, जो कि 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023 का बैलेंस दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो बेस ऑब्वियसली जो कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नंबर फर्स्ट इज द शेयर होल्डर्स फंड। उसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, जिसमें नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो नोट नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या है बाद में जाके हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। पहले क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करना है, उसके बाद सॉल्यूशन में जाएंगे। इसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंदर है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड अदर करेंट लायबिलिटीज। अब एसेट साइड में, नॉन करंट एसेट में बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उसके बाद करंट एसेट में भी बहुत सारा आइटम्स दिया हुआ है। अब नोट्स टू अकाउंट्स में जो रिजर्व एंड सरप्लस था, उसके अंदर दो चीजें बेसिकली, फर्स्ट इज द जनरल रिजर्व एंड सेकंड वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर एक ही आइटम है, दैट इज 15% डिबेंचर्स, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर एक कैश क्रेडिट दिया हुआ है। अब अदर करेंट लायबिलिटीज में है डिविडेंड पेएबल, यानी कि डिविडेंड पे करना है। और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में बेसिकली यहाँ पे देखो मशीनरी दिया हुआ है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके नेट बैलेंस यहाँ पे 5 लाख और 6 लाख दिया हुआ है। ठीक है ना। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अलग से अकाउंट इन लोगों ने प्रिपेयर किया है, जिसमें टोटल जो डेप्रिसिएशन है मशीनरी का, वो इसमें एक्यूमुलेटेड किया गया है, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक वही लायबिलिटी हो गया जो अभी फिक्स नहीं है, यानी कि जो फ्यूचर में अपने को पे करना होगा, एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन इवेंट। इसमें प्रोपोज डिविडेंड, यानी कि जो डिविडेंड प्रोपोज किया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए पे करने को, दैट इज अ प्रोपोज डिविडेंड नंबर 1। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड 94,000, यानी कि प्रोविजन किया गया है 94,000 टैक्सेशन करने। अब बोला है देखो मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख, कॉस्ट 2 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल वाज 60,000, यानी कि मशीनरी का जो सेल वैल्यू है, यानी कि सेल करके मशीन को कितना मिला है अपने को 1 लाख। अब जो मशीन है उसका कॉस्ट कितना था 2 लाख, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे 60,000। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड पे करना होता है, दैट इज द इंटरिम डिविडेंड, कितना है 90,000। तो ये तो था क्वेश्चन, इसको एक बार हल्के से ग्रो थ्रू करके ही अपन आंसर में जाएंगे। ठीक है। तो आंसर में जैसे कि मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसके साथ सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है। तो देखो बेसिकली देयर आर 3 एक्टिविटीज इन केस ऑफ कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होता है। नंबर फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर सेकंड वन इज एज यू कैन सी जो ग्रीन मार्क किया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड नंबर थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 एक्टिविटीज है बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो तीनों एक्टिविटीज में
जितना कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो या फिर नेट कैश आउटफ्लो हो रहा है, वही अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है, राइट। अब कैश इनफ्लो मतलब ऑब्वियसली कैश इनफ्लो एज अ वर्ड सजेस्ट, कैश इनफ्लो मतलब जितना कैश अपने पास आ रहा है, और कैश आउटफ्लो मतलब जितना कैश अपने से जा रहा है, दैट इज द कैश आउटफ्लो। यानी कि कैश इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है सिंपल टर्म्स में, और कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है सिंपल टर्म्स में। तो यही जो तीनों एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग नंबर वन, नंबर सेकंड इज द इन्वेस्टिंग, एंड नंबर थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग। ये तीन एक्टिविटीज करके, यानी कि तीनों एक्टिविटीज से कितना नेट पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, वही अपने को सिंपल भाषा में कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है, ठीक है। तो ऊपर में हेडिंग दे दिया, देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी कि कौन से साल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च 2024। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट में यानी कि ए पॉइंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस का जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक सेल कर रहे हैं, तो आपका मेन एक्टिविटीज यानी कि प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या है, बुक को सेल करना। अब बुक सेल करके जो पैसा मिलेगा, दैट विल बी द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ यही नहीं, आपको जो डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज होता है, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कुछ परचेस कर रहे हैं गुड्स, या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, यानी कि जिससे आप खरीद रहे हैं गुड्स उधार में, दैट विल आल्सो फॉल अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, यानी कि कैश में आप सेल कर रहे हैं, तो कैश में आप सेल अगर कर रहे हैं, तो उससे आपको पैसा मिलेगा, यानी कि कैश इनफ्लो होगा। तो वो हम कहाँ पर दिखाएंगे, वो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स वही लोग हैं जिससे हम उधार में गुड्स इन पास्ट परचेस किए थे, तो अब उसको पेमेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज रिलेटेड, यानी कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड है, तो इसीलिए ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, राइट। सो दीज आर द आइटम्स विच विल कम अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो, ये जो मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो हम कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं, वर्किंग नोट्स में दिया होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, पहले आपको बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एज ऑन 31 मार्च 2024 लेना पड़ेगा, यानी कि 24,000। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 24,000, यानी कि दिस वन 24,000, राइट। तो 24,000 लेना पड़ेगा, इज द क्लोजिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। तो 24,000 से 20,000 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली 4,000। वो क्या होगा 4,000, वो होगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 23-24, यानी कि 23-24 के लिए कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वही हम यहाँ पे निकाल रहा है। तो कैसे, तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपके पास 2024 के एंड में 10,000 बैलेंस था बैंक में, सपोज 2024 एंड में 10,000 का बैलेंस था बैंक। whereas 2023 के एंड में आपके पास 8,000 था बैलेंस बैंक में, ओके। तो 2024 के एंड में 10,000 आपके पास बैलेंस था, और 2023 में 8,000 आपके पास बैलेंस था।
राइट। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कितना आपके बैलेंस इंक्रीज हुआ है 2024 में, तो आंसर क्या देंगे? 2000। यानी कि 23 से लेके 24 तक का आपका बैंक का बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ है? 2000। वही चीज हम देखो ये पे कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका 2024 में प्रॉफिट कितना था? 24,000। और 2023 में प्रॉफिट कितना था? 20,000। यानी कि आपका प्रॉफिट 20,000 से इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 24,000। तो आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है? 4,000। वही हम स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कुछ चीजें देखो यहाँ पे ऐड करना है। क्यों ऐड करना है वो भी हमने यहाँ पे बताया है। नंबर फर्स्ट वन इज द प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रोपोज डिविडेंड कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, देखो। प्रोपोज डिविडेंड जो कंटिजेंट लायबिलिटी था प्रीवियस ईयर यानी 2023 का है 1 लाख। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही हम इसी साल पे कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा याद रखना प्रीवियस ईयर का डिविडेंड ही हम यहाँ पे कर देंगे एट 1 लाख। अब क्वेश्चन ये आता है प्रोपोज डिविडेंड हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ऐड इसीलिए कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ रिवर्स इफेक्ट, यानी कि इट्स अ एलिमिनेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो प्रोपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, जो प्रोपोज डिविडेंड है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा एक्टिविटीज कैलकुलेट कर रहे हैं? हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो हम रिवर्स कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे इसका इफेक्ट जो रिवर्स कर रहे हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या? मतलब इफेक्ट रिवर्स का मतलब क्या? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इफेक्ट रिवर्स का मतलब क्या। तो आपको याद ही होगा एक प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट फॉर्म में आप समझो तो आपको ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियर होगा। तो सपोज हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बात कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे सेल होगा 1 लाख, यहाँ पे एक्सपेंसेस सारा मैंने एक साथ लिया, फॉर एग्जांपल 80,000, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट का ही बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट हो जाता है 20,000, क्योंकि सेल अगर 1 लाख है और टोटल एक्सपेंसेस अगर 80,000 है तो प्रॉफिट विल बी 20,000 ओनली, राइट। अब देखो अगर हमने डिविडेंड अप्रोप्रिएट किए होते यानी कि प्रोपोज डिविडेंड पीएल में डेबिट किए होते, तो सपोज यहाँ पे डिविडेंड था फॉर एग्जांपल 5,000, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाता? इंस्टेड ऑफ 20,000 नेट प्रॉफिट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 15,000, राइट। यानी कि क्योंकि हम पीएल में यहाँ पे 5,000 डेबिट कर रहे हैं, इसीलिए मेरा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसका इफेक्ट हटाना है, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया क्योंकि मैंने डिविडेंड पे किया। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं कर पे करते तो प्रॉफिट क्या होता? डिक्रीज नहीं होता। यानी कि इसका मतलब क्या? प्रॉफिट इंक्रीज होता। कितने से इंक्रीज होगा? 5,000। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब उसका उल्टा इफेक्ट करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा अगर उसका रिवर्स इफेक्ट करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार थोड़ा पीछे ले जाके फिर से इसको देखो और समझो, ठीक है। तो इसीलिए इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए हम 1 लाख कर रहे हैं ऐड। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इंटरिम डिविडेंड जो था देखो यहाँ पे 90,000, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपन क्या कर रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविजन कितना था? प्रोविजन था 94,000। अब टैक्सेशन का जो प्रोविजन है वो हम क्यों ऐड कर रहे हैं? उसको रिवर्स इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले लेस किया हुआ था, अब उसका ऐड करके रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन क्यों रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बेसिकली टैक्सेशन इज ऑपरेटिंग आइटम, यानी कि टैक्सेशन
का जो आइटम है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, लेकिन टैक्स का पेमेंट अलग और प्रोविजन का अलग। यानी कि जो प्रोविजन कर रहे हैं वो टैक्स से अलग है, इसीलिए प्रोविजन का रिवर्स इफेक्ट करना पड़ेगा। जो प्रोविजन हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन का वो अमाउंट अलग, और जो एक्चुअल बाद में बैंक से टैक्स का पेमेंट करेंगे वो अलग। ये तो प्रोविजन है, तो इसको रिवर्स करके 94,000 हम ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है सिंस इट्स अ प्रोविजनल, ये प्रोविजन है और एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, तो इसको भी उल्टा इफेक्ट डाल के ऐड कर देंगे 2,88,000। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट रिवर्स में ऐड क्यों कर रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने समझाया यहाँ पे नीचे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हम पीएल में डालते हैं, तो उसका इफेक्ट अगर रिवर्स करना है तो बाद में जगह करना पड़ेगा ऐड, राइट। तो 2,88,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो आंसर में चलते देखो, यही स्टार्टिंग पॉइंट है जो वर्किंग नोट में किए थे। ओके, अब देखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, राइट। तो नॉन कैश आइटम्स क्या है, क्या आप बता सकते हो नॉन कैश आइटम्स क्या है? वीडियो को एक बार पॉज करके नीचे कमेंट में जाके लिखो नॉन कैश आइटम्स क्या है। ओके, तो नॉन कैश आइटम्स फॉर एग्जांपल आर लाइक डेप्रिसिएशन। तो क्या आपने सोचा है कभी डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू जो रिड्यूस होता है, यानी कि फिक्स एसेट का वैल्यू जो रिड्यूस होता है वही हो जाता है डेप्रिसिएशन, राइट। फॉर एग्जांपल एसेट का वैल्यू अगर लास्ट ईयर 10 लाख था, लाइक फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी के वैल्यू लास्ट ईयर में 10 लाख था और इस ईयर में 8 लाख होता है, तो 2 लाख विल बी द डेप्रिसिएशन, यानी कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब क्या आपने सोचा है कि डेप्रिसिएशन अगर होता है तो क्या आप कैश पेमेंट कर रहे हैं? यानी कि अगर एक एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, फिक्स एसेट का वैल्यू, तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है? यानी कि आपका कैश कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिकॉज इट्स अ नॉन कैश आइटम, इससे कैश का कोई लेना देना नहीं है। भले ही फिक्स्ड एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपका कैश का कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि हम डिप्रिसिएशन के वजह से कोई कैश आउटफ्लो या फिर कैश पेमेंट नहीं कर रहे, राइट। बट एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि अपने को कैश फ्लो से मतलब है। ठीक है, अब देखो जब हम पीएल प्रिपेयर किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब प्रिपेयर किए थे, तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन को हम डेबिट किए थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा डिविडेंड के लिए, सपोज यहाँ पे आपका सेल हुआ था 1 लाख, यहाँ पे एक्सपेंसेस अदर देन डिप्रिसिएशन हम एज्यूम कर रहे हैं, अदर देन डिप्रिसिएशन सपोज आपका हुआ था 30,000, राइट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया था? 70,000। विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका नेट प्रॉफिट 70,000 आया था। तो सपोज अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 70,000, तो अब अगर डिप्रिसिएशन 10,000 यहाँ पे डाल दूं तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा बाय 10,000, सो इट विल बी 60,000 ओनली, राइट। रिवाइज नेट प्रॉफिट इज 60,000 ओनली। तो नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जा रहा है डिप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, तो इसका उल्टा इफेक्ट डाल दो, डिप्रिसिएशन को हटा दो, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ही तो यहाँ पे देखो हम डिप्रिसिएशन कर रहे हैं एट 1,40,000, क्योंकि डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, इसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, राइट। वर्किंग नोट 3 में दिया हुआ है, वर्किंग नोट अब देखेंगे। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट कैसे किए हैं, वर्किंग नोट 3 में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है का मतलब क्या? बैलेंस विधि हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, राइट। तो क्रेडिट बैलेंस 2,20,000 क्वेश्चन में से पुट कर देंगे। तो देखो 2,20,000 था अपना क्रेडिट बैलेंस, राइट। 2,20,000 is the credit, is the, sorry, not credit balance, actually the opening balance, right? So 2,20,000 is the opening balance जो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख लिख देंगे।
तो देखो 2,20,000 और 3 लाख हमने लिख दिया, ठीक है, 2,20,000 और यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, 60,000 कहाँ से आया ये 60,000, देखो एक मशीनरी सेल हुआ था जिसका वैल्यू जिसका जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 60,000, यानी कि कोई मशीनरी अगर सेल होता है और उस मशीनरी के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तब जाके वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे 60,000। अब डेबिट साइड का टोटल आता है 3,60,000, वही क्रेडिट साइड में लिख देंगे और वही 2,20,000 से लेस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 1,40,000 आ जाता है। So this is how you should prepare accumulated depreciation account. At first, opening balance on credit side, closing balance on debit side. Now, if any machinery is sold, तब जाके उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है, यानी कि जो मशीनरी सेल हो रहा है उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो डेबिट साइड में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, और बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यही जो डिप्रिसिएशन है वो हम देखो ऐड कर दिए 1,40,000, यानी कि इस साल का डिप्रिसिएशन, राइट। अब लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड क्यों कर रहे हैं, देखो मशीनरी इज बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि फिक्स्ड एसेट सेल परचेस के वजह से जो लॉस या प्रॉफिट होता है दैट इज बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो वही रिवर्स इफेक्ट का कॉन्सेप्ट डाल के यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड कर दो 40,000। तो पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हो रहा है एसेट सेल करके या फिर लॉस, तो देखो एक मशीनरी सेल की हम 1 लाख में, राइट, तो सेल वैल्यू कितना था, 1 लाख था। अब उसका नेट कॉस्ट क्या है, नेट कॉस्ट मतलब कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, कॉस्ट था 2 लाख, राइट, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 60,000, तो नेट कॉस्ट कितना था, नेट कॉस्ट था 2 लाख माइनस 60,000 इक्वल्स टू 1,40,000, ठीक है। कॉस्ट से डिप्रिसिएशन लेस करके उसका नेट कॉस्ट हम कैलकुलेट किए। अब एक मशीनरी का वैल्यू यानी कि नेट कॉस्ट 1,40,000 है, अब वही तुम कम दाम में बिक्री कर सेल कर रहे हो, राइट। 1,40,000 का चीज तुम 1 लाख में सेल कर रहे हो तो लॉस तो होगा ही, लॉस कितना होगा 40,000, कैसे आया, ऑब्वियसली सिंपल सा चीज 1,40,000 माइनस 1 लाख, राइट, 40,000 इज द लॉस। अब देखो वही जो 40,000 लॉस यहाँ पे ऐड कर दिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, नाउ व्हाई इट इज एडेड, बिकॉज इट इज अगेन ए नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी कि डिवेंचर क्या है, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब फाइनेंस करने के लिए, यानी कि मार्केट से पैसा लाने के लिए जो जो काम हम कर रहे हैं एंड उसके रिलेटेड जो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखा देंगे, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी और ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसीलिए इसका रिवर्स इफेक्ट डाल के इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका अमाउंट क्या होगा, 1,20,000 इंटू 15%, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है डिवेंचर्स का, देखो यहाँ पे 1,20,000, उसके ऊपर 15% डिवेंचर दिया हुआ है। अब ये 15% ही तो वो इंटरेस्ट है जो देना पड़ेगा कंपनी को। किसको देना पड़ेगा, कंपनी को। कौन किसको मिलेगा डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर को। तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि ये हमने पीएल में डेबिट किए थे तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम इसको रिवर्स इफेक्ट कर देंगे, यानी कि कर देंगे ऐड, दैट इज 18,000। सो बेसिकली यहाँ पे टोटल 1,98,000 ऐड कर देंगे, किसके साथ, जो ऑलरेडी 2,88,000 कैलकुलेट किए थे, तो आ जाएगा यहाँ पे 4,86,000। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का जो चेंजेस है वो हम उसका इफेक्ट दिखाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। अब सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तुम समझ सकते हो करंट एसेट लेस क्यों हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इन्वेंटरीज इज ए करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है बेसिकली,
जो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होने वाला है वही करंट एसेट है। यानी कि ये एक शॉर्ट टर्म टाइप का एसेट हो जाता है, राइट। जैसे कि इन्वेंटरीज यानी कि स्टॉक, वो आप नेक्स्ट 12 मंथ्स में सेल करके उससे आपको पैसा मिलेगा। या फिर डेटर्स हो गया, राइट, उससे आपको पैसा मिलेगा विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो ये सारा चीज हो जाता है करेंट एसेट। उसमें पहले जो इंक्रीज इन करंट एसेट में इन्वेंटरी से, उसको कर देंगे लेस। कैसे समझ में आया इन्वेंटरीज इंक्रीज हो रहा है? आप अगर क्वेश्चन में जाओ तो देखना, इन्वेंटरीज पहले कितना था, 6,23 में, इंक्रीज होकर क्या होगा, 7 लाख। तो इंक्रीज क्यों हुआ? ऑब्वियसली आप परचेस कर रहे हैं इन्वेंटरीज, तब जाके इंक्रीज हुआ, ऐसे ही नहीं इंक्रीज हुआ, राइट। सो बेसिकली इन्वेंटरीज आर इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर परचेसिंग द इन्वेंटरीज। नाउ अगर आप परचेस कर रहे हैं, आपका जो कैश बैलेंस है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि आप कैश से परचेस कर रहे हैं। तो आपका कैश अगर रिड्यूस होगा यानी कि कैश आउटफ्लो होगा, तो क्या कर देंगे, तो कर देंगे माइनस। तो देखो यहाँ पे इन्वेंटरी 1 लाख जो है वो हम माइनस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो भी देखो हो रहा है इंक्रीज, 4 लाख से 4,80,000 हो रहा है। तो वो भी हम लेस यानी कि माइनस कर देंगे। तो 1 लाख माइनस कर दिए, 80,000 माइनस कर दिए। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि जो एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, दैट इज ऑल्सो ए करेंट एसेट। तो वो भी देखो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रॉम 6,000 टू 10,000, यानी कि 4,000 इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली वो भी हम कर देंगे लेस। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके डाउट हो सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अलग से लास्ट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब कैश एंड बैंक बैलेंस को एक बार छोड़ दो, बाकी सारा चीजें यहाँ पे कंसीडर हमने कर लिया। तो टोटल 1,80,000 एंड 4,000 यहाँ पे कर देंगे लेस, ठीक है। तो इंक्रीजिंग करंट एसेट कर देंगे लेस। अब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज क्या है? ये वो लायबिलिटीज है जो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स हम पे करेंगे फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, राइट। तो बेसिकली इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ पेएबल ओनली, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो इसको हम लेस क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, देखो जैसे कि ट्रेड पेएबल, तो ये यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ट्रेड पेएबल था 3,40,000 एंड 3,60,000। तो रिड्यूस की क्यों हो रहा है ट्रेड पेएबल यहाँ पे? ट्रेड पेएबल क्या है? जो पैसा अपने को फ्यूचर में पे करना है वही हो गया ट्रेड पेएबल। यानी कि हमने गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट में, उधार में, अब जाके हम उसको पैसा दे रहे हैं। सो दोज आर द ट्रेड पेएबल, या फिर क्रेडिटर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 3,40,000 का बैलेंस था, ये रिड्यूस होके 3,16,000 हो गया। यानी कि अपन क्रेडिटर्स को या फिर ट्रेड पेबल को पैसा दे रहे हैं, इसीलिए ही तो बैलेंस 3,40,000 से 3,16,000 हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लोन का बैलेंस था 10 लाख, अब अगर लोन का जो बैलेंस है 8 लाख हो गया, यानी कि लायबिलिटीज रिड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या, 10 लाख का बैलेंस 8 लाख हुआ, क्यों? क्योंकि अपने 2 लाख का रीपेमेंट किए। सेम कंसेप्ट अप्लाई करके देखो, 3,40,000 का जो बैलेंस है वो 3,16,000 क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिफरेंस अमाउंट पे कर दिए, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ, कैश आपका रिड्यूस हुआ। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके ही तो हम यहाँ पे जो 24,000 यानी कि डिफरेंस बिटवीन 3,40,000 एंड 3,16,000 लेस कर रहे हैं। तो सिंपल से भाषा में डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज हो जाएगा लेस, और इंक्रीजिंग करंट एसेट हो जाएगा लेस। दोनों ही लेस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कोई सम्स में आप देख सकते हो, अगर इंक्रीजिंग करंट एसेट लेस होता है तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स अगर होगा, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में होता कि डिक्रीजिंग करंट एसेट, तो क्या होता, वो ऐड हो जाता, क्योंकि इंक्रीजिंग करंट एसेट लेस होता है तो डिक्रीज इन करंट एसेट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता। सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस हो रहा है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एड लेस करके टोटल क्या आएगा, 2,78,000, यानी कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन करके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके
आप कितना कैश जेनरेट किए, यानी कि अपने पास कितना कैश आया, दैट इज 2,78,000। नाउ लास्ट में जाके हम इनकम टैक्स जो पे किए, ये प्रोविजन नहीं है, ये इनकम टैक्स का पेमेंट है, वो हम वर्किंग नोट 4 में कैलकुलेट किए, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा टू determine how much tax did we actually pay in cash during the year, right? So provision for taxation का opening balance हमेशा क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस ओपनिंग 60,000 एंड क्लोजिंग इज 84,000, तो हमने लिख दिए 60,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग 84,000। अब पीएल में कितना प्रोविजन डेबिट किए, 94,000, ये भी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। 94,000 इज डेबिटेड इन पीएल, कहाँ पे दिया हुआ है देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड इज 94,000, राइट। तो इसीलिए बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 94,000 दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्यों, क्योंकि इनके साथ कंपनी वी डोंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंस्टेड वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 94,000 हमने लिख दी। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, देखो कैसे, 60,000 प्लस 94,000 कम्स 1,54,000, यही हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे और उसके साथ लेस कर देंगे 84,000, तो बैलेंसिंग फिगर 70,000 टू बैंक आ जाएगा, यानी कि यही अमाउंट हमने कैश या फिर बैंक से पे किया हुआ है, जो कि अपने को यहां से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस कर देना पड़ेगा 70,000, right? So 70,000 was a balance, that is a balancing figure। अब यही 70,000 अगर हम लेस कर देंगे तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आएगा, 2,08,000, यानी 2,78,000 माइनस 70,000 इक्वल्स टू 2,08,000, यानी कि यही कैश आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके ड्यूरिंग द ईयर जनरेट किए हो। तो पार्ट बी में आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पार्ट ए में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखा था, अब आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व सेल एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, लाइक मशीनरी अगर परचेज कर रहे हैं, इन दैट केस it will fall under the investing activities. Also, if I am selling a fixed asset, like I am selling a machinery, that will also fall under the investing activities। यानी कि फिक्स्ड एसेट या फिर लॉन्ग टर्म एसेट को सेल परचेज करने पर जो कैश इनफ्लो या फिर कैश आउटफ्लो होता है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको दिख जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा हो, यहाँ पे सेल था मशीनरी का कितना, 1 लाख का, राइट। मशीनरी एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट है, तो इसका सेल हुआ था। अब कोई चीज अगर हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि कैश इनफ्लो होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर सेल ऑफ मशीनरी कैश इनफ्लोस हो रहा है, इसीलिए इसको हम ऐड कर दिए। सिमिलरली परचेज ऑफ मशीनरी जो वर्किंग नोट 2 में से डिटरमाइन हमने किया है, जिसका वैल्यू है 1,80,000, यानी कि एक मशीन हमने 1,80,000 देके परचेस किया है, जिसका कैश आउटफ्लो है 1,80,000, तो इसीलिए इसको हम यहाँ से माइनस यानी कि डिडक्ट किए। सो बेसिकली इफ यू आर गेटिंग कैश, दैट इज कैश इनफ्लो, सेल के वजह से कैश इनफ्लो हो रहा है तो ऐड किए। सिमिलरली परचेस के वजह से क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो इसीलिए तो हम इसको डिडक्ट यानी कि माइनस कर दिए, जो कि वर्किंग नोट 2 से डिटरमाइन कैसे होगा आइए देखते हैं। तो वर्किंग नोट 2 यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी। वर्किंग नोट 2 में देखो क्या बोला है, तो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया है एट कॉस्ट में। एट कॉस्ट मतलब यहाँ पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है मशीनरी का, उस बेसिस में हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो बैलेंस सीडीबीडी है इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है, राइट। इसीलिए इसको एट कॉस्ट यानी कि विदाउट डिप्रिसिएशन वैल्यू में दिखा रहे हैं। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। फिक्स्ड एसेट का बैलेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे और क्रेडिट लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में। 8,20,000 और 8 लाख जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कहाँ पे दिया हुआ था देखो,
क्वेश्चन में दिया हुआ था 8,20,000 और 8,00,000 का वैल्यू, उसी में से हमने ये जो वैल्यू था 8,20,000 और 8,00,000 का वैल्यू, राइट, तो वो ही बैलेंस सीडीबीडी हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, सेल जो एसेट का किए थे बाय बैंक अकाउंट, सेल कितना अमाउंट मिला था सेल करके, 1,00,000 मिला था, राइट, तो इसी को हम 1,00,000 बाय बैंक सेल दिखा रही है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो, जो एसेट सेल हुआ है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना है, 60,000, तो उसका जो एंट्री क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जो 60,000 हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड में लिखे थे टू मशीनरी, वही ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि जो एसेट हम सेल करेंगे और उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है वो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको देखना पड़ेगा, सिंपल, राइट। और जो लॉस हुआ था 40,000, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, राइट, दैट इज लॉस ऑफ 40,000, दैट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि लॉस ऑन सेल एक एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है, बेसिकली इट्स लॉस ओनली, तो एज पर द रूल ऑफ जर्नल लॉस को कर देंगे डेबिट, तो इसीलिए तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट के और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किए 40,000। तो अब सारा चीज हमने पुट कर दिए मशीनरी अकाउंट में, तो क्रेडिट का टोटल कितना हुआ, 10,00,000, वही 10,00,000 हम डेबिट साइड में लिखे, वही हम 8,20,000 से अगर लेस किए तो बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया 1,80,000, यानी कि यही मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं, राइट। तो यही चीज हमने यहाँ पे देखो लिखा है -1,80,000। तो नेट कैश फ्लो कितना आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, अपने को इनफ्लो हो रहा है 1,00,000 का और आउटफ्लो हो रहा है 1,80,000, यानी कि इनफ्लो से ज्यादा तो आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेट जो कैश फ्लो है वो माइनस में देखो लिखा हुआ है -80,000, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये फिगर माइनस में है, यानी कि ये फिगर यूज हो रहा है, इसीलिए नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, यानी कि पॉइंट सी में है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले देखा ऑपरेटिंग, नंबर सेकंड वाज इन्वेस्टिंग एंड नंबर थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने बोला पैसा फाइनेंस करना है, मतलब क्या, पैसा मार्केट में से कंपनी में लाना है। तो कैसे हम लाएंगे पैसा, जैसे कि इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, दैट इज बेसिकली बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर, पैसा कंपनी के पास आता है, या फिर डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं, बेसिकली दैट्स अ लोन या फिर बोरोड कैपिटल, इससे पैसा आएगा, या फिर लोन भी हम ले सकते हैं। तो ये जो सारा रिलेटेड एक्टिविटीज है जिससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वही जैसे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल लाइक डिबेंचर एक्सेट्रा, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिससे इफेक्ट होगा, सिंपल भाषा में वही हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिससे कंपनी बेसिकली पैसा अपने पास लाता है फ्रॉम मार्केट, राइट। सो फर्स्ट वन इज द इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स करके पैसा अपने को मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स का 2,00,000 का बैलेंस कैसे आया, तो देखो क्वेश्चन में तुम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 8,00,000 का बैलेंस था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस था 10,00,000, ठीक है, यानी कि 8,00,000 से बैलेंस हो गया 10,00,000, तो कितना इशू किया ड्यूरिंग दियर 2,00,000, राइट, इसीलिए तो बैलेंस इंक्रीज हुआ, 8,00,000 से 10,00,000 कैसे हुआ, 8,00,000 था ओपनिंग, अब 2,00,000 का बैलेंस, यानी कि फर्दर इशू किया है शेयर, इसीलिए शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो 8,00,000 से इंक्रीज होके 10,00,000 यानी कि 2,00,000 इंक्रीज हुआ, ओके। तो यहाँ पे 2,00,000 कर देंगे ऐड, तो देखो यहाँ पे लिखा है सिंस इनफ्लो हेंस कंपनी इज गेटिंग मनी, मतलब बेसिकली कंपनी को पैसा मिल रहा है, इसीलिए तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर इशू करके भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है, बेसिकली कैश इनफ्लो ही हो रहा है। तो डिवेंचर देखो दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स में 15% डिवेंचर्स 1,20,000 से लेकर 1,40,000, तो ऑब्वियसली नया डिवेंचर इशू कर रहा है कंपनी, इसीलिए तो 1,20,000 से बढ़ के 1,40,000 यानी कि 20,000 इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए 20,000 इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए 20,000 में ऐड कर दिया, राइट।
अब डिबेंचर इशू क्या, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आया। अब डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, क्योंकि डिबेंचर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल आल्सो कम अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ओनली, राइट। तो जो 18,000 का इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे, यानी कि 1,20,000 के ऊपर 15%, वही 18,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। ऑब्वियसली कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर से हम पैसा ला रहे हैं अपने पास, और उसके बदले में डिबेंचर होल्डर को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। सो बेसिकली इट्स एन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी, राइट। सो इट विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। सो 18,000 यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो कैश आउटफ्लो ही है, ठीक है। अब डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन टाइप का है। तो डिक्रीज इन कैश क्रेडिट कैसे पता चला, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या फिर लोन, जैसे कि मैंने बोला 2,50,000 था, अब इसको रीपेमेंट कर रहे हैं, इसलिए तो इसका बैलेंस रिड्यूस हो गया, 1,36,000 हो गया। रीपेमेंट कर रहे, सिंपल सा मतलब क्या, हम कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, यानी कि कैश आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए 2,50,000 और 1,36,000 का जो डिफरेंस वो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस 1,14,000 विल बी रिड्यूस, दैट इज द कैश आउटफ्लोस। अब प्रोपोज डिविडेंड, व्हाई इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्यों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डिविडेंड हम किसको पे करते हैं, शेयर्स को पे करते हैं। तो जब इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ रहा है, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दे रहे हैं वो भी आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही, ठीक है। तो 1,00,000 से 20,000 लेस हो रहा है। तो प्रोपोज डिविडेंड कितना था, देखो प्रोपोज डिविडेंड यहाँ पे था, प्रोपोज डिविडेंड यहाँ पे था, क्वेश्चन में दिया हुआ था बेसिकली प्रोपोज डिविडेंड। तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो प्रोपोज डिविडेंड 1,00,000 एंड 1,60,000, ठीक है। तो 1,00,000 प्रीवियस ईयर का और 1,60,000 इस साल का। तो नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर में प्रोपोज डिविडेंड किया था, यानी कि डिविडेंड प्रोपोज किया था, वही करेंट ईयर में हम लोग पे करते हैं, दैट इज 1,00,000 ओनली। सो 1,00,000 शुड बी पेएबल। लेकिन देखो यहाँ पे एक ड्यू था, मतलब डिविडेंड पेएबल था कितना, 20,000। इसका मतलब क्या, नॉर्मली तो अपने को प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है 1,00,000 का वही पे करना था, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड पेबल का बैलेंस है, मतलब डिविडेंड 20,000 पे नहीं किया है, इसीलिए तो ये लाइबिलिटीज है। मतलब क्या, अभी भी ये पेएबल है। दैट मीन्स आउट ऑफ 1,00,000 20,000 हैज नॉट बीन पेड बाय द कंपनी ये, इसीलिए ही यहाँ पे 1,00,000 से 20,000 हम लेस कर रहे हैं, क्योंकि 20,000 अभी पे नहीं किया गया है। तो 18,000 विल बी द प्रोपोज डिविडेंड। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इंटरिम डिविडेंड भी 90,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंटरिम डिविडेंड वो भी हम 90,000 का पे कर रहे हैं। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो में आ जाएगा, क्योंकि दैट इज द पेमेंट ओनली, राइट। तो देखो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना हो जाएगा, 18,000। तो सिमिलर वे में यूज्ड इन, जैसे इन्वेस्टिंग में भी हम लिखे थे, फाइनेंसिंग में भी हम यूज्ड इन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें से कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो ज्यादा हो गया, यानी कि नेट में यहाँ पे क्या है, नेट में यहाँ पे कैश आउटफ्लो ही है। तो कैश आउटफ्लो कितना है, 82,000 इज द नेट कैश आउटफ्लो, राइट। सो बेसिकली इट्स द नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। तो अब तीनों एक्टिविटीज में से अपना जो कैश फ्लो है वो निकल गया, यानी कि फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इट इज 2,78,000, ठीक है। फ्रॉम investing activities it is minus 80,000, or from financing activities is minus 82,000। financing activities investing से 80 माइनस, फाइनेंसिंग से माइनस 82। अब क्या निकलना है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ कैश बैलेंस ही नहीं आएगा,
कैश या कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश के बराबर जो बैलेंस होता है, बराबर का जो बैलेंस मतलब जैसे कि बैंक भी आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अभी आ जाएगा, ड्राफ्ट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कैश के रिलेटेड जो आइटम यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको हम बोलते हैं। तो यही पे यही बोला है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टोटल जो तीन एक्टिविटीज है उसका जो टोटल बैलेंस है वो कितना, यानी कि ए बी सी को टोटल करके कितना आया, 46,000। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अपना 2,78,000 आया, सॉरी नॉट 2,78,000, 2,08,000 आया नेट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, तो 2,08,000 को लेंगे और माइनस कर देंगे 80,000 और माइनस कर देंगे 82,000। ठीक है, तो ये तीनों को डिडक्ट करने, तीनों को एडजस्ट करने के बाद यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करने के बाद कितना अमाउंट नेट आया, 46,000। इसका सिंपल सा मतलब क्या पता है, इसका सिंपल सा मतलब है इस साल बिजनेस करके टोटल तीनों एक्टिविटीज में से सिर्फ 46,000 का कैश इनफ्लो हुआ है, राइट। यानी कि तीनों एक्टिविटीज को अगर अगर आप कंबाइन कर दो तो कितना पैसा हमारे घर आ रहा है, 46,000। अब इसके साथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फिर कैश और बैंक, जितना सारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस ओपनिंग था उसको मिला के कितना बैलेंस है यही लिखना पड़ेगा, राइट। तो फ्रॉम क्वेश्चन वी विल फाइंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन द ओपनिंग डेट, यानी कि 2023 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना था। तो क्वेश्चन में से हम इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैश एंड बैंक बैलेंस, ये देखो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था, 24,000 वॉज द ओपनिंग, तो 24,000 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आ रहा है, 46,000 और ओपनिंग कितना था, 24,000, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आ जाएगा, 70,000। तो इसमें लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि 31 मार्च 2024 में अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आया, 70,000। कैसे आया, पहले ए बी सी यानी कि टोटल तीनों एक्टिविटीज में से जो कैश इन्फो आ रहा है उसको हम दिए, उसके बाद क्वेश्चन में से जो बिगिनिंग का यानी कि ईयर का बिगिनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 24,000, बोलिए दोनों को ऐड किए 70,000 आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अब यही अमाउंट क्वेश्चन से आपका मैच करेगा, मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश और कैश बैंक बैलेंस का अमाउंट कितना है, 70,000। ठीक है, ये अमाउंट क्वेश्चन से मैच कर रहा है यानी कि आपका सम्स ठीक है, करेक्ट है। तो ये क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आ रहा है और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना है, इन दोनों को टोटल करके जो क्लोजिंग का बैलेंस आ रहा है वो अगर क्वेश्चन से यानी कि 70,000 से मैच कर रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में ही आपको बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स, बेसिकली दैट इज 180 सेकेंड, जिसमें आप बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना है कॉन्सेप्चुअली अलॉन्ग विद एन इलस्ट्रेशन, राइट। और नोट्स जो पीडीएफ का है, इसका जो नोट्स है पीडीएफ का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिर्फ ये इलस्ट्रेशन का नहीं, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, पूरा एक नोट है मेरा डेडिकेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। वो नोट भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग डाउनलोड करके फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।